हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। कौन से करंट अफेयर्स किस मंथ के? दैट इज़ दिसंबर। नवंबर के लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे, इस बार हम पढ़ेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एनआरसी, दैट इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। आज सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है CAA। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इधर उधर धरने प्रदर्शन भी हुए हैं। शाहीन बाग में आपने दिल्ली में सुना होगा, वो धरना प्रदर्शन किया था उन्होंने। ये सब इसी के अगेंस्ट हुआ था, ये सब लड़ाई इसी के थी कि NRC नहीं होना चाहिए, CAA मतलब जिसको इसका मतलब भी नहीं पता था वो सब बेस में अपने व्यूज़ दे रहा था। आज हम जानेंगे कि ये CAA है क्या। CAA इज़ ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट। ये रिसेंटली अभी 2019 में, मतलब 2019 में ही ये रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, जारी किया है बाय पार्लियामेंट। किसने जारी किया है? पार्लियामेंट के थ्रू ये जारी हुआ है। दैट सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955, मतलब 1955 जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें नया अमेंडमेंट, नया कुछ जोड़ा गया है, उसी को हम CAA कहेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 11 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि पार्लियामेंट मेक एनी प्रोविज़न, पार्लियामेंट कोई भी प्रोविज़न बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कोई भी नया नियम लागू कर सकती है या उसे हटा सकती है सिटीजनशिप एक्ट में। एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू, मतलब सिटीजनशिप, नागरिकता के ऊपर कोई भी अगर मैटर आता है कि मतलब इसमें ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या बदलने चाहिए, तो वो पार्लियामेंट को पूरा हक है, वो इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकती है। जो सिटीजनशिप एक्ट था 2003 में, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि इलीगल माइग्रेंट्स, मतलब इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय आइदर रजिस्ट्रेशन, मतलब जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको जो है भारत की नागरिकता के लिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं और ना ही उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उसमें ये क्लियरली मेंशन था। और इलीगल माइग्रेंट्स होते क्या हैं? एंटर द कंट्री विदाउट द वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट एंड वीज़ा, मतलब जो हमारी कंट्री में बिना वीज़ा के या बिना पासपोर्ट के हमारी कंट्री में, हमारे देश में घुस आते हैं, उसे इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं, अवैध प्रवासी उन्हें कहा जाता है। वो एंटर तो हमारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ भी होते हैं, उनको भी कहा जाता है जो वैलिड डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, लेकिन वो यहाँ पर रुक जाते हैं। कब तक की? डेट एक्सपायर होने, मतलब वीज़ा की जैसे डेट प्रोवाइड की जाती है, उसके एक्सपायर होने के बाद भी वो यहाँ पे रुकते हैं, तो उन्हें किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? अवैध प्रवासी, मतलब इलीगल माइग्रेंट्स, चाहे वो कोई भी हो। ये अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें उन्होंने क्या कहा है? द अमेंडमेंट्स प्रोवाइड दैट इलीगल माइग्रेंट्स हु फुलफिल 4 कंडीशंस, मतलब जो इलीगल माइग्रेंट्स 4 कंडीशन को पूरा करते हैं उन्हें अब बिल्कुल भी इलीगल माइग्रेंट्स की तरह, अवैध प्रवासी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्या क्या कंडीशन होंगी? उसकी सबसे पहले होगी दे आर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस। वो कौन होने चाहिए? हिंदू होने चाहिए, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो या फिर क्रिश्चियन हो। सेकेंड थिंग क्या है? दे आर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वो कहीं से भी हो सकते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से, जो कि हमारे इंडिया में कब घुसे हो, मतलब कब उन्होंने एंटर किया हो? बिफोर December 31, 2014। दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज़ ऑफ आसाम, मतलब जो December 31, 2014 से पहले एंटर किए हैं वो जो हैं इलीगल माइग्रेंट्स अब और ज़्यादा नहीं कहे जाएंगे। NRC और CAA के बीच में लिंक क्या है? NRC इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, और CAA भी हम पढ़ रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो गवर्नमेंट ने अभी अभी लागू किया है। इसमें लिंक क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपलसरी रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू हिम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि हर सिटीज़न का नाम, प्रत्येक नागरिक का नाम जो है लिखा होना चाहिए किसमें? रजिस्टर में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में, और उसे एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी इशू होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, उसमें क्या रिलेट करता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंटेन ए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन का NRC बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी भी इसके लिए असाइन की है जो ये काम करेगी। उसका नाम क्या है? उसको इस्टेब्लिश किया है
क्या उसका नाम है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसका ये काम होगा कि वो जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स मेंटेन करे, हर प्रत्येक नागरिक का नाम उसमें दर्ज करे, उसको एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करें। तो सीए को लागू करने के लिए सबसे पहला स्टेप है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन इज द फर्स्ट स्टेप। उसका पहला चरण है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सबसे तो इन दोनों के बीच में लिंक क्या है कि एनआरसी जो है फर्स्ट स्टेप है सीएए को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसे लागू करने के लिए, इज अ फर्स्ट स्टेप। लास्ट में हमारा मेन कंक्लूजन क्या निकलता है सीएए और एनआरसी या फिर एनपीआर का क्या निकलता है कि भारत को एक शरणार्थी अधिनियम करना चाहिए, मतलब एक लॉ ऐसा पास करना चाहिए जिसमें कोई भी बिना भय से अपने जीवन जी सके और सुरक्षित महसूस कर सके और किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए, इसलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। रिसेंटली ये भी न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है? इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? दो उद्देश्य क्या थे? एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब जो उनका रिजर्वेशन, जो उनका आरक्षण है शेड्यूल एससी और एसटी का, उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे किसी में 20% है तो उसको 25 होना चाहिए, 30 है तो 35, इस टाइप से, मतलब उसको एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़, कहाँ पे? लोकसभा में और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, मतलब इतने प्रतिशत एससी होने चाहिए, एससी एसटी इतने एसटी होने चाहिए लोकल बॉडीज़ में या फिर लोकसभा में, उसको एक्सटेंड करना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? रिमूव प्रोविज़न ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़, मतलब एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेट किया जाता है उनको हटाना चाहिए। रिमूव प्रोविज़न ऑफ नॉमिनेटिंग, मतलब उनको जो नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जो नामांकित किया जाता है उसको, उस प्रोविज़न को हटाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स क्या हैं? एससी और एसटी के लिए आर्टिकल 330 एंड 332 provides the reservation seat of SC and ST in Lok Sabha and State Legislative Assembly on the basis of their population ratio, मतलब population ratio के अनुपात में जो है SC और ST के रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया गया लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। आर्टिकल 330 एंड 332। आर्टिकल 331 में ये साफ मेंशन है कि प्रेसिडेंट किसी भी 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में। आर्टिकल 333 के अंतर्गत क्या आता है? प्रोवाइड सम पावर टू गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू नॉमिनेट 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। और आर्टिकल 333 में ये भी प्रोवाइड है, कोई भी स्टेट का जो गवर्नर होगा उसके हाथ में ये पावर है कि वो कोई भी 1 एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। और एंग्लो इंडियन मेंबर्स के हाथ में ये वो सारी पावर्स होती हैं जो कि वहाँ के एमपीज़ में होती हैं, मतलब जो अदर एमपीज़ वगैरह में होती हैं, वो सारी पावर एंग्लो इंडियन के हाथ में भी होती हैं। बट दे कैन नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक पावर नहीं होती है कि जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होगा वो उसमें वोट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये अभी अभी लॉन्च किया है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने, जो 25 दिसंबर को होता है गुड गवर्नेंस डे होता है 25 दिसंबर को, उसमें ये इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने। यूटी और स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ बिग स्टेट मतलब बड़े राज्य, सेकंड है हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट यानी पहाड़ी राज्य, और तीसरा है यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज। बड़े राज्यों में तमिलनाडु ने टॉप किया है, मतलब बिग स्टेट्स कैटेगरी में तमिलनाडु ने टॉप किया है, फर्स्ट आया है। एंड नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी इलाकों में और हिल स्टेशंस में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। और जो है यूटी में यूनियन टेरिटरी ने पौंडीचेरी में इसने टॉप किया है। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज PPRTMS। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक नई ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है PPRTMS, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये ट्रैकिंग करने के लिए है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। ये कैसे लागू किया जाएगा? ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू टू फैसिलिटेट ट्रैकिंग ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब किसी भी राज्य ने आवेदन किया है उसके स्टेटस को जानने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए इसका आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं।
द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, एप्लीकेंट मतलब जो जिसने ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन लगाई है, जिसने ये आवेदन किया है, वो जो है उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी इस पोर्टल में, अपना मोबाइल नंबर देना होगा और अपना ईमेल एड्रेस से वो इसमें साइन अप कर सकता है और अपने स्टेटस को, अपने एप्लीकेशन स्टेटस को जो उसने लगाया है उसको ट्रैक कर सकता है कि स्थिति कहाँ तक पहुँची है, वो पास हुआ है नहीं हुआ है, वो सब जानकारी इसमें दी जाए। हमारा टॉपिक है नाटो समिट। नाटो समिट है क्या, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले नाटो है क्या चीज़, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? नाटो इज ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या है, उसकी फुल फॉर्म है एन स्टैंड फॉर नॉर्थ, ए स्टैंड फॉर अटलांटिक एंड टी स्टैंड फॉर Treaty Organization. NATO is a North Atlantic Treaty Organization. Summit was held recently in London 17th एनिवर्सरी। मतलब रिसेंटली कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया? तो रिसेंटली लंदन में ऑर्गेनाइज हुआ था। और कौन सी एनिवर्सरी थी इसकी? 17th, मतलब 70th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई थी। नाटो है क्या? नाटो इज ए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एलियंस। नाटो जो है 29 नॉर्थ अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रीय, मतलब यूरोप के जो राष्ट्र हैं उनके अंतर एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। और नाटो में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि वो इसके अगेंस्ट रक्षा नहीं कर सकता, मतलब जो गैर सदस्य हैं, जो इसके मेंबर नहीं हैं, उनकी भी ये रक्षा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, लेकिन नाटो ने उसके कई साल तक उसकी सुरक्षा की और उसके साथ काम किया और उसकी मदद की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेगा फूड पार्क्स। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने एक इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है मेगा फूड पार्क्स का। कहाँ पे? देवास में, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका क्या नाम है? अवंती मेगा फूड पार्क, जो कि अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है देवास में, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। ऐसा क्यों, इसको क्यों लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च इसलिए किया गया है टू बूस्ट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब उसको बढ़ावा दें, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे पार्क का आयोजन किया। मेन काम है वो ये है, ये किस में हेल्प करेगा? सबसे पहले रिडक्शन ऑफ वेस्टेज को घटाएगा, इम्प्रूव द वैल्यू एडिशंस और प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप्स की जो फसलों की जो विविधीकरण है उसको बढ़ावा देगा। बेटर रिटर्न ऑफ फार्मर्स, किसानों को अच्छी उपज देगा, बेटर रिटर्न देगा। और प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को बढ़ावा देगा। और जो है इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग। गवर्नमेंट ने स्कीम जो मैंने आपको लोगों को बताई थी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY, दैट इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज द मेगा फूड पार्क्स। मतलब ये जो योजना गवर्नमेंट ने निकाली थी उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है ये मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। रिसेंटली अभी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। इस ज़रूरत क्या थी इस बिल की? जैसे कि आप इस बिल से जान रहे, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन में मतलब किसी भी इंसान का पर्सनल डाटा, उसकी व्यक्तिगत पहचान को प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, उसकी व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। इसकी ज़रूरत क्या? अभी तक भारत में कोई भी ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं था जिससे कि डाटा जो है प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन अब कुछ ऐसे एक्ट बन रहे हैं जिससे कि किसी भी इंसान का पर्सनल डाटा जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोटेक्ट्स यूजर डाटा फ्रॉम मिसयूज, मतलब वो यूजर के डाटा को मिसयूज होने से बचाता है। बट इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली कॉर्पोरेट एंटाइटीज़ नॉट ऑन गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब खाली वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग हैं उनके डाटा को रोकता है, बचाता है मिसयूज़ होने से। बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके डाटा को वो नहीं रोकता है। टॉपिक है अटल भूजल योजना। रिसेंटली क्या है, अटल भूजल योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है अटल भूजल योजना। ये है क्या चीज़? इसके अंतर्गत क्या आता है? इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये किसने? केंद्रीय सरकार ने ये स्कीम निकाली है टू इम्प्रूव, किसको इम्प्रूव करने के लिए? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एरियाज, मतलब जो ज़मीन का पानी है, ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसको मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए उस पर पार्टिसिपेट करने, कम्युनिटी पार्टिसिपेट आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज़ में।
इसमें 7 स्टेट 7 राज्य कवर होते हैं। सबसे पहला है गुजरात, दूसरा हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इससे कितना लाभ होगा और ये कब तक किया जाएगा? इससे 5 सालों तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब 5 साल ये कंटिन्यू चले जाते, 2021 से लेके 2025। और ये कौन स्पॉन्सर कर रहा है? ये स्पॉन्सर कर रहा है वर्ल्ड बैंक विथ 50% ऑफ टोटल आउटले कमिंग फ्रॉम इट, मतलब जितना भी इसका खर्चा आएगा उसका 50% जो है वर्ल्ड बैंक देगा।